हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। उसी कड़ी में हम लोग आगे वोलेटाइल लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है, कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ना लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का, मतलब हमारा सल्यूट भी लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। ठीक है, तो उन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों चूंकि दोनों वोलेटाइल हैं तो वोलेटाइल होने की वजह से दोनों की वेपर्स ऊपर जाएंगे, है ना। तो उसकी वजह से जो सरफेस पे, सोल्यूशन के सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीजें हम ध्यान रखते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हम लोग मान लेते हैं कि हमें वेपर प्रेशर निकालना है फॉर आइडियल सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ। हम लोग बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले चीज को समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन को जिसको हम बना रहे हैं, बाइनरी सोल्यूशन जिसको बना रहे हैं, जिसमें दो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड ए लिक्विड बी, दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों से मिलकर जो सोल्यूशन क्रिएट होगा उस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैसे लिखते हैं। फिर हम लॉ की बात भी कर लेंगे, हर चीज की बात कर लेंगे। जो उसका बेसिक है ना कि कैसे आता है, वो एक बार आप सीख जाओगे ना तो यहां से लेके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो भी है ना, सब एक साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनना, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड ए है, मान लीजिए हमारा, इसमें एक लिक्विड ए है। दूसरा हम ले लेते हैं, हमारे पास एक लिक्विड बी है। ठीक है, अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि अगर ये प्योर फॉर्म में हमने ले लिया है तो इस पूरे कंटेनर के पूरे सरफेस की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए लिक्विड ही है तो कंटेनर का जहां तक फिल किया है, इसका जो सरफेस होगा, लिक्विड सरफेस जो होगा, वहां पर पूरी जगह ए के ही मॉलिक्यूल होंगे। अरे पूरी जगह सरफेस पे क्या, सब जगह उसी के मॉलिक्यूल होंगे जितने में लिक्विड है। ऐसे अगर हम बी की बात करेंगे तो यहां पर भी यही बात करेंगे कि भाई सब जगह बी के ही मॉलिक्यूल है। वेपराइज कर रहे हैं क्योंकि वोलेटाइल है, वेपराइज करेंगे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। चलो मान लेते हैं कि ए की वजह से जो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पी नॉट ए, और बी की वजह से जो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर आ रहा है वो मान लेते हैं पी नॉट बी। कब? जब लिक्विड प्योर है, एक पर्टिकुलर कहीं भी रख लो, आपको पता है कि स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना अमाउंट है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। ठीक है, हाँ, इतना जरूर है कि आपको अच्छे से बात पता रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए कि वेपर प्रेशर लिक्विड इस पे डिपेंड करेगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इस पे डिपेंड करेगा। भाई H2O का प्रेशर कम है, क्यों कम है? क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बट अगर आप पेट्रोल की बात करोगे तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या है, उसका ज्यादा है। मतलब नेचर ऑफ लिक्विड तो मैटर करेगा, तभी तो आप बोल रहे हो कि वोलेटाइल लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड है तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको इतना नहीं है, इतना है कि वो जा सकता है, अगर थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो बाहर निकल जाएगा, मतलब वो लिक्विड से वेपर बन सकता है। ठीक है, अब ए और बी हमने दो लिए लिक्विड, इसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर पी नॉट ए, इसका मान लिया पी नॉट बी है। ठीक, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको मिक्स करें एक नया सोल्यूशन, अगर हम बनाए एक नया सोल्यूशन इसमें बनाए हम, जिसके अंदर हमने कहा कि ए और बी दोनों हमने मिला दिए। एकदम ध्यान से सुनना मेरी इस बात को कि इसी में कहानी सब छुपा है सारा बात। अब हमने बना दिया सोल्यूशन ए एंड बी का, पूरा मिक्स हो गया, होमोजीनियस सोल्यूशन बना है। मतलब ऐसा नहीं कि ए बी में मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, प्रॉपर मिक्स हो रहा है। यहां पे जैसे हम कहें कि ए के चारों तरफ ए के मॉलिक्यूल थे, यहां कहें बी के चारों तरफ बी के मॉलिक्यूल थे। अभी यहां मैं बात करूंगा तो ए के साइड में बी भी होगा, बी के साइड में ए भी होगा। ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग है। किसी भी जगह से आप लिक्विड निकाल लो, ए और बी का जो अमाउंट रेशियो होगा, मॉलिक्यूल का रेशियो होगा, वो सब जगह बराबर रहेगा। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें टोटल प्रेशर कितना आएगा, इसके अंदर टोटल वेपर प्रेशर कितना क्रिएट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
या हमें ये पता करना है। तो सीधी बात है, देखते हैं इसको, दोबारा अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने इसमें लिक्विड ले लिया दोनों ए एंड बी, दो लिक्विड है। जो सरफेस है, देखो आपको पता है कि वेपराइजेशन सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, सरफेस से ही होगा वेपराइजेशन। जो भी वेपराइजेशन यहां पे होगा कहां से होगा, लिक्विड सरफेस से होगा। सरफेस पे होगा वही वेपराइज करेगा, जो सरफेस पे एग्जिस्ट करता होगा वही वेपराइज करेगा। अब चूंकि तुमने ए और बी को दोनों को मिला दिया है, तो सरफेस पे भी ए भी होगा और बी भी होगा, मिला हुआ है। अब दोनों मॉलिक्यूल वेपराइज कर रहे होंगे, दोनों ही वेपर फॉर्म में जा रहे होंगे, वेपर फॉर्म में प्रेशर क्रिएट होगा। टोटल प्रेशर जो आएगा यहां पर वो ए और बी दोनों की मॉलिक्यूल की वजह से आएगा, है ना। अब एक चीज समझो, यहां पे अगर हम चाह रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर या प्रेशर बाय मॉलिक्यूल बी। कितना ए अप्लाई कर रहा है, कितना बी अप्लाई कर रहा है, दोनों को मिला के आएगा ना। तो अगर हम यहां बात करें कि सरफेस पे जितने भी ए और बी के मॉलिक्यूल होंगे, जितना सरफेस एरिया ए ने कवर कर रखा होगा, जितनी सरफेस एरिया बी ने कवर कर रखा होगा, वहीं से उनके मॉलिक्यूल वेपराइज होते होंगे। बट जब वो वापस आते होंगे तो ये थोड़ा ना देखते होंगे कि मैं यहां से निकला हूं तो यहीं पे हिट करूंगा। उनके लिए तो सरफेस एरिया पूरा है, वेपराइज कर गए एक बार, वो गैस बन गए। अब गैस बन के अगर वापस सरफेस पे आते हैं तो कहीं पर भी जा सकते हैं ना, पूरे सरफेस एरिया पे कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा दोबारा सुनो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास अभी ये कंटेनर है, इसके पूरे सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल है, तो हर जगह से ए के मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं और वापस वहीं आ रहे हैं, ठीक। अगर मैं ये करूं कि एरिया सेम रखूं और रेट ऑफ वेपराइजेशन कम कर दूं, कैसे भी कम कर दूं, वो छोड़ दो आप, कर लिया, ठीक। अगर रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा तो कम वेपर जाएगा, बट एरिया आपने वही रखा है जो पहले था। तो आपको नहीं लग रहा है कि पहले के रेस्पेक्ट में कम वेपर आएगा तो कम फोर्स आएगा, कम फोर्स आएगा और एरिया पहले वाला ही है तो प्रेशर कम हो जाएगा। अभी आपने यहां पे ना, जब इसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे ना यही हो रहा है। अभी सरफेस पे ए और बी दोनों है, पूरे सरफेस पे ए होता तो सब जगह से वेपराइज करता, वापस आता तो हम कहते कि टोटल वेपर आएगा पी नॉट ए, क्योंकि वो इससे मैटर नहीं करता कि तुम कितना सरफेस एरिया रखे हो, पूरे पे होना चाहिए। अगर पूरे पे ही बी होता तो हर जगह से बी के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे होते, वापस सरफेस पे आ रहे होते, तो टोटल प्रेशर पी नॉट बी। आप जब मिक्स किया है तो पूरे सरफेस पे कुछ हिस्से पे ए है, कुछ हिस्से पे होमोजेनियसली, है ना। ए के मॉलिक्यूल पूरे सरफेस पे नहीं है तो कम वेपराइज करेंगे, बी के मॉलिक्यूल पूरे सरफेस पे नहीं है तो भी कम वेपराइज करेंगे। बट जब वापस आएंगे, चाहे ए का मॉलिक्यूल हो चाहे बी का मॉलिक्यूल हो, सरफेस तो सबके लिए एक ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जिसका सरफेस एरिया पे, जिसके भी ए और बी में सरफेस एरिया में जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके ज्यादा वेपर बन सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वोलेटिलिटी। मान लेते हैं दोनों सेम वोलेटाइल होते तो सीधी बात है, जिसका ज्यादा होगा वोलेटिलिटी, सॉरी वोलेटिलिटी बराबर लेके चलते हैं, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा कवर कर रखा हो वो ज्यादा निकलेगा, जिसका सरफेस एरिया कम कवर कर रखा हो वो कम निकलेगा पूरे सरफेस के हिसाब से। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई सरफेस एरिया मतलब सरफेस के ऊपर कितना हिस्सा उसका है उसी रेशियो में वेपर बनेगा, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना हिस्सा ए का है कितना हिस्सा बी का है, तो हम उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब अगर मैं इस सोल्यूशन की बात करूं, उस सोल्यूशन के टोटल प्रेशर की बात करूं, यहां पे पी टोटल की बात करूं, तो हम कहेंगे कि जो प्रेशर आने वाला है टोटल, वो पार्शियल प्रेशर ए, या आप कह सकते हो ए के मॉलिक्यूल की वजह से और बी की वजह से, या लिक्विड ए की वजह से और लिक्विड बी की वजह से आएगा, दोनों मिला के। हम ये चाह रहे हैं बी कितना आएगा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि इसे कि यहां पे ये बात समझ में आ रही होगी कि पूरे सरफेस पे जब ए था तब पी नॉट ए है।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि पूरे हिस्से पे नहीं है, कुछ हिस्से पे। ठीक है, देखो कितना बड़ा हिस्सा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे पे होगा तब पी नॉट ए है। कुछ भी तुम कम करोगे पी नॉट ए नहीं रहेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम यहां देख पा रहे हैं कि सरफेस पे अगर हम इसका ऊपर से सोचे, टॉप व्यू देखें, अगर टॉप व्यू है तो यहां पर ए के बी के मॉलिक्यूल जो भी हैं, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, वो निकल निकल के जा रहे हैं। मान लीजिए जहां जहां मैंने डॉट लिखा है यहाँ पे ए है, बाकी बचा हुआ बिल्कुल यहां से निकलेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना सरफेस का फ्रैक्शन या हिस्सा किसी का होगा उसके हिसाब से ही उसका प्रेशर आएगा। जैसे ए का फ्रैक्शन मतलब हिस्सा ज्यादा है तो उसके हिसाब से उसका आएगा, बी का हिस्सा ज्यादा है तो उसके हिसाब से आएगा, जो भी एरिया उन्होंने कवर कर रखा उसके हिसाब से उनका प्रेशर आएगा, इररेस्पेक्टिव या आप कह सकते हो विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। अब मेजर चीज ये आ गई है कि चलो ठीक है, सरफेस पे जितना हिस्सा ए का होगा उसके हिसाब से उसका आएगा, सरफेस पे जितना हिस्सा बी का होगा उसके हिसाब से उसका आएगा। बट ये तो बड़ा मुश्किल काम है निकालना, कैसे पता करोगे कि कितना हिस्सा है? तो उसका ना सिंपली एक ही बात सोची गई, एक ही बात समझनी है हमें कि जब आप कह रहे हो कि होमोजीनियस सोल्यूशन है, जब आप कह रहे हो होमोजीनियस है तो भाई जितना बल्क में होगा वही क्या होगा सरफेस पे, जितना जो फ्रैक्शन बल्क में होगा वही फ्रैक्शन कहां होगा सरफेस में। अगर हमने कहा हमने ए और बी को मिलाया और हम कह रहे हैं कि बल्क में ए का मोल फ्रैक्शन XA है और बी का मोल फ्रैक्शन XB है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया सरफेस पे भी फ्रैक्शन जो एरिया कवर कर रखा होगा, फ्रैक्शन एरिया जो कवर कर रखा हो ए ने, वो उसका XA होगा और जो बी कवर कर रखा होगा उसका XB होगा, जो सरफेस पे एरिया कवर कर रखा होगा बल्क में होगा वही सरफेस पे होगा। ये बात समझ में आ रही? XA XB बल्क में है वही कहां रहेगा सरफेस पे रहेगा। अब एक बात बताओ, जब हम ये कह रहे थे कि हम पिछली साइड पे चले तुम देखें अगर तो हम कहेंगे, जब हम कह रहे थे कि पूरे सरफेस पे ए था तब P नॉट ए था, और जब पूरे सरफेस पे बी था तो P नॉट बी था। मतलब अगर हम पूरा कर रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन 1 हुआ ना, अकेला है वो, जितना फ्रैक्शन होगा उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब पूरे एक पूरा कवर कर रखा है तब P नॉट ए है, तो अगर उसका XA हिस्सा है तो कितना प्रेशर आएगा उसकी वजह से, XA इंटू P नॉट ए, यही ना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम यहां मिक्स कर दिए हैं और ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि जब पूरे पे है तो P नॉट ए है, तो अगर हम PA निकालना चाहते हैं, वेपर पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं A की वजह से, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा XA इंटू P नॉट ए। जब पूरे प्योर है, मतलब XA जब 1 है, XA जब 1 है तो PA कितना है P नॉट ए। अब जितना हिस्सा होगा उस हिसाब से आएगा। ऐसे अगर हम PB की बात करें तो कह सकते हैं क्या होगा XB P नॉट B। तो टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें यहां पे, तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि टोटल प्रेशर यहां पे जो P टोटल होगा, वो जो PA प्लस PB है वो एक्चुअली में XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B है। P टोटल यही XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B है। टोटल प्रेशर यानी सोल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा मोल फ्रैक्शन है A का XA B का XB, तो ऑब्वियस सी बात है XA
प्लस एक्स बी कितना है 1, सो एक्स ए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, या हम कह सकते हैं एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो हम जो टोटल, अगर हम बात करें यहां बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वेपर प्रेशर मतलब सोल्यूशन पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो अगर हम पीएस लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, यानी अगर हम कहें कि पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और हम कह रहे हैं ना एक्स बी की जगह पे लिख लेते हैं, हम दोनों चीजें एक्स के टर्म में लिख लेते हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी। तो सॉल्व कर ले। सो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी। सो पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। मतलब अगर हम बात करें यहां पे सोल्यूशन प्रेशर की बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। अच्छा एक बात बताओ, बिना कोई डेरिवेशन की आगे कुछ लिखेगा हमें डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन, अभी ए में लिखा, मैं मोल फ्रैक्शन बी में लिखना चाहूं, बी के स्पेलिंग में अगर लिखना चाहें हम, तो क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं ऐसे कि पी एस इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए था तो यहां ए पहले था वहां बी था, अभी बी है तो यहां बी पहले है वहां ए। क्या आप इन दोनों बातों को समझ रहे हैं? इन दोनों बातों को समझ पा रहे हैं? क्या ये एक ही है? और साथ साथ में अगर हम कहें कि ये वाला जो है ये सब तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, एक ही जैसे ही हैं। टोटल सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, या आप कह सकते हो कि भाई एक्स ए के टर्म में ही लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में लिखना है, तो एक्स ए क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। पी एस की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स बी, इन टर्म्स ऑफ एक्स बी की बात करेंगे तो पी एस इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। ये तीनों ना फॉर्मूले एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। हमने यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन यूज किया, यहाँ पे हमने सिर्फ ए का यूज किया, यहाँ पे सिर्फ हमने बी का यूज किया। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले एक ही हैं। एंड ये जो टोटल प्रेशर है ना, इसी को बोला जाता है राउल्ट्स लॉ, कि दो वोलेटाइल लिक्विड का जो सोल्यूशन है, या एक नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है उसके अंदर, आगे बात करेंगे, कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल ए या बी या जो भी कंपोनेंट है उसके, उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल हुआ है। जब टोटल प्रेशर दो तीन कैसे मिला दिया आपने, तो टोटल प्रेशर इन, अब तो हट गया ना तुम्हारे सिलेबस से, थोड़ा बहुत स्टेट ऑफ मैटर हट गया, फिर भी इतना तो फेज में आपने पढ़ा ही होगा कि टोटल प्रेशर इन अ गैस इन अ कंटेनर इज द सम ऑफ द पार्ट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। पी टोटल पी, अगर ए बी सी तीन है तो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी प्लस सी। एक बेसिक अंतर है। देखो गैस का प्रेशर ना अमाउंट पे डिपेंड करता है, कितना मोल गैस तुमने लिया है, बट लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ये एक बेसिक डिफरेंस है डाल्टन्स लॉ एंड राउट लॉ में। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें टोटल प्रेशर की बात करें तो ये आप
तीनों फॉर्मूले कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो कि भाई जो सोल्यूशन आप लिख रहे हो उसका क्या कर्व आएगा, मतलब ग्राफ कैसे आएगा। उससे पहले, अगर उससे पहले थोड़ी हम बात करें, हम कहें कि थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो नेचर में ना आइडियल ना, देखो आपको समझ में आना चाहिए आइडियल कुछ भी नहीं है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, इट्स ऑलवेज रिलेटिव टर्म। हमेशा हम किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज को बोलते हैं यार ये एकदम आइडियल है। जब आप किसी चीज को आइडियल बोल रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है किसी न किसी के रेस्पेक्ट में, और वहां पे आप ना कुछ अप्रोक्सीमेशन करते ही हो, मानते ही हो। एक्चुअल में आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या है डेफिनेशन वाइज? देखो जब आपने ए को बी में मिलाया या बी को ए में मिलाया, दोनों ही मिलेंगे भाई, जब मिलाया है तो दोनों मिलेंगे। अब देखो लिक्विड के नेचर पे भी प्रेशर डिपेंड कर रहा था। लिक्विड नेचर में क्या है मतलब? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है उसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब जब ए अकेला है तो ए मतलब ए लिक्विड, तो ए के मॉलिक्यूल के चारों तरफ कौन सा मॉलिक्यूल है? ए के ही मॉलिक्यूल है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ए के पड़ोस में ही, मतलब ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि बी के पड़ोस में बी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बी का बी के साथ में, यानी बी भी आएगा। बट जब आपने मिक्स कर दिया उसको, तो उसमें ए भी, हाँ ए भी होगा, ऑब्वियस ही बात है। ऐसा थोड़ा ना कि ए को चारों तरफ बी ने घेर लिया, बी के चारों तरफ ए ने घेर लिया, ऐसा तो हुआ नहीं है। ए के पड़ोस में बी, ना बी भी होगा, कहने मतलब ये आइडियल कंडीशन का मतलब है कि जो इंटरेक्शन ए का ए के साथ था ना, वही इंटरेक्शन ए का बी के साथ है। ऑलमोस्ट सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और एकदम परफेक्ट आइडियल की बात करें तो हम कहेंगे भाई ए का ए के साथ में जितना प्यार है ना, वही प्यार ए का बी के साथ में। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के लिए लगा रहा है, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के लिए भी लगा रहा है। यही चीज बी के साथ में, जो बी के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही बी का ए के साथ में। तो आपको समझ में आ रहा हो यार ये तो मतलब थोड़ा मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल है। दो अलग अलग सब्सटेंस का नेचर अलग इसीलिए है क्योंकि उनका हर बिहेवियर अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है। तो ये कह देना कि नहीं एकदम 100% रहेगा, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ आसपास की बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ना थोड़ा रिलेटिव चीज है कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन है एंड टॉल्यूइन है। ऑब्वियस सी बात है टॉल्यूइन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेंजीन थोड़ा ज्यादा है ड्यू टू मास। लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। अब थोड़ा बहुत अंतर आने की वजह से हम कह सकते हैं कि भाई इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लगभग बराबर है। दैट्स व्हाई हमें कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन थोड़ा आइडियल बनेगा। अच्छा, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके वेपराइजेशन का पार्ट है। हमें टेम्परेचर के साथ कुछ नहीं कर रहे, टेम्परेचर को हम लेके चल रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये जो लिखा ना पीछे कि ये सीधा सीधा आपने लिख दिया, ये आपने मान लिया ना कि ए का बी के साथ में वही रिश्ता है जो बी का ए के साथ में है या ए का ए के साथ में है। अलग भी तो सकता है। हमने सिर्फ यही बात की ना कि सरफेस पे कितना हिस्सा है उसका। हमने बात की कि उनके बीच में अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, क्या पहले जितना है या पहले से कम है। क्योंकि अब यहां पे दो लोग हैं, ए भी है और बी भी है। पहले क्या था, सिर्फ ए था।
तो जो भी था सब जगह बराबर था भाई, कहीं कुछ अलग नहीं था। अब ए के पड़ोस में जहां पर बी है तो वो दो काम हो सकता है, या तो वो ज्यादा खींच सकता है या तो कम खींच सकता है विद रिस्पेक्ट टू ए। बराबर के चांसेस तो थोड़ा कम है ना, हमने मान लिया कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो बराबर ही होगा। ये जो कुछ कहानी तुमने लिखी है ना, यही सोच के लिखी है। यहां पे हम जो सीख रहे हैं ना, यहां पे हम यही कर रहे हैं यहां पे कि हम ये मान के ही चल दिए हैं कि भाई ए और बी में, मतलब ए के लिए जैसा ए है वैसा ही बी है, और बी के लिए भी जैसा बी है वैसा ए है, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, एकदम परफेक्ट कंडीशन। तभी नहीं ये है, हमने इसको कंसिडर किया यहां पे नहीं किया, सीधे लिख दिया कि जितना हिस्सा होगा उससे निकलेगा, जितना निकलेगा उसका वेपरेशन होगा, वेपरेशन होगा तो उसका वेपर कम बनेंगे, तो उसका जितना भी हिस्सा वेपर बनेगा उसके हिसाब से प्रेशर आ जाएगा। ये ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो यहां पे आती है ना आइडियल नॉन आइडियल कंडीशन की जब बात हम करते हैं, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, जब ये बात कर रहे हैं तो आप मान के चलो कि यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आप बात कर रहे हो कि जो ए है, मान लेते हैं ए और ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपन लिख लेते हैं एफ ए, बी के बीच में जो है लिख लेते हैं एफ बी, और जो ए और बी के बीच में है वो लिख लेते हैं एफ ए बी। देखो आप ना बहुत कुछ यहां पे मान रहे हो। आइडियल गैस की कंडीशन पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी। तुम समझ रहे हो? आप मान सकते हो, मानोगे ही हो, क्या करोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बिटवीन बी बिटवीन ए बी सब बराबर, तब आइडियल बनेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बनेगा। अब ये सारी कहानी ना, इससे अंदर डीप में जाके कहानी ना करके हम ना सीधे स्टूडेंट बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब जो ये कहता है कि भाई ये फुलफिल होगी, ठीक है, कि राउल्स लॉ जो है वो फॉलो होगा, राउल्स लॉ फॉलो होना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं हुआ, फॉलो होना ऐसा मतलब क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अच्छा, ए का जो पार्शियल प्रेशर हमने लिखा था पी ए, वो क्या हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए, और बी क्या हो जाएगा एक्स बी पी नॉट बी। सोल्यूशन केस में, ठीक है। अच्छा, जब आप कर रहे हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है एक जितना ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी जगह पे बी को बिठा रहे हो आप। मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने बी ए वॉल्यूम लिया है ए लिक्विड का, बी वॉल्यूम लिया है मैंने बी लिक्विड का, टोटल वॉल्यूम कितना होगा बी ए प्लस बी बी। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी अंदर की उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा होगा, सब बराबर होगा। ये समझ में आ रही? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने वी ए एंड बी वी वॉल्यूम लिया था स्टार्टिंग में ए और बी का, तो बी टोटल जो मैं लिखूंगा वो हो जाएगा बी ए प्लस बी वी, बी टोटल। ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में पड़ रहा है ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें पड़ेगा तो उसमें भी पड़ेगा। अब कुछ भी इंटरेक्शन अलग सा नहीं है ना, कोई मॉलिक्यूल किसी के पास ज्यादा जा रहा ना, यानी कि अगर इसमें हम बात करें तो जो डेल्टा एच होगा प्रोसेस का मिक्सिंग का वो 0 होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एंट्रोपी में कितना चेंज होगा डेल्टा एच अगर मिक्सचर की हम लोग बात करें आइडियल केस में तो क्या होगा? थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो समझ में आएगा।
नो डाउट ए के मॉलिक्यूल भी जब अकेला ए था, जो भी वॉल्यूम उसका बी ए वॉल्यूम जो था, उसी में ए के मॉलिक्यूल घूम रहे थे, बी के बी में घूम रहे थे। अब जो घूम रहे होंगे ए के मॉलिक्यूल पूरा वॉल्यूम में बढ़ गया, तो ए के मॉलिक्यूल कितने में घूम रहे होंगे, बी ए प्लस बी बी में, और बी के मॉलिक्यूल भी कितने में घूम रहे होंगे, बी ए प्लस बी बी में, है कि नहीं? मतलब ज्यादा जगह मिल रही है घूमने की, रैंडमनेस करने की, ए के मॉलिक्यूल को भी और बी के मॉलिक्यूल को भी ज्यादा स्पेस मिल रहा है। और अगर ज्यादा स्पेस मिल रहा है तो रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, यानी डेल्टा एस मिक्सचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड सबसे जरूरी चीज, सबसे सिंपल चीज हम देखें, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मतलब सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज वही है, डेल्टा जी मिक्सचर क्या होगा, बिना सोचे समझे ना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं यहां पे। क्यों? तुम इसको बना रहे हो तो बन गया ना। जब भी कोई काम करने से हो जाए और कोई तुमसे पूछे कि क्यों हो गया, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू थर्मो, किसका डेल्टा जी नेगेटिव है। अगर हो गया और नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस प्रोसेस का डेल्टा जी पॉजिटिव है, तभी नहीं हो रहा। ये नेगेटिव होगा। अगर ये सोल्यूशन बन गया है तो ये नेगेटिव है, नहीं बना है तो पॉजिटिव है। बात खत्म। तो आपको समझ में आया, बी एंड बी बी मिक्सचर, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें ना छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब अलग से आ जाती हैं, और क्या कहते हैं, मतलब हो ना कि हम सोल्यूशन पढ़ रहे थे उसमें तुम ये सब ले आए, डेल्टा इंट्रोपी ले आए, डेल्टा जी ले आए, तो थर्मो की बातें करने लगे, है ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट आपको फोकस करना, ठीक है। थोड़ा थर्मो की चीजें दिमाग में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे कर्व का। तो हमारे पास आइडियल कंडीशन के कर्व हमें बनाना है। तो आइडियल कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास पी ए क्या है, एक्स से पी नॉट ए। तो अगर मैं ए के लिए ग्राफ बनाऊं, विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन बनाऊं अगर मैं, तो एक्स ए की वैल्यू तो 0 से लेकर 1 तक ही चलेगी ना। यहां 0 मान लिया, यहां 1, 0 और 1। जब एक्सए की वैल्यू 0 है तो पीए कितना होगा, एक्सए की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या, है ही नहीं है, जो है नहीं तो कहेगा प्रेशर, तो कहां शुरू होगा, 0 से। और जब पूरा खुद है, खुद ही खुद है, कुछ मिक्स नहीं है, तभी एक्सए 1 होगा। और जब अकेला होता है तो प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सीधी लाइन बन जा, ऐसे बनेगा। अच्छा, क्या आपको समझ में आ रहा है, इसका जो स्लोप है ये थीटा, tan थीटा जो है वो कितना है, कितना आएगा tan थीटा, यही तो आएगा, पी नॉट यही तो आएगा। ये तो सकते हैं tan थीटा पी नॉट ही आएगा, थीटा दिस बाय दिस, ये तो तुम्हारा पी नॉट ए है, ये 1 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा। सो यही कांस्टेंट है ना। आप ना y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बना रहे हो, x आपका x से है और ये तो कांस्टेंट है, तो पता ही कांस्टेंट है, स्लोप तो यही हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, पी नॉट ए। मतलब पूछ सकता तुमसे ऐसे लिख के। ऐसे अगर मैं b के लिए बनाऊंगा सिमिलर बनेगा। हम मान लेते हैं भाई इधर पी भी लिख रहे, कलर ही बदल लेते हैं, ये पहले 0 है, अभी 1 है। जब पूरा होगा अकेला तो होगा पी नॉट बी, 0 होगा तो 0 होगा। यहाँ पे अगर हम थीटा 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम थीटा 2 मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा 2 यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और यहाँ पे tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ठीक है। अब जब तुमने सोचा चलो अलग अलग तो बना ही लिया, एक काम करते हैं दोनों को साथ बनाते हैं। सोल्यूशन बना लिया ना, तो ए का कैसे वेरी कर रहा है, बी का कैसे वेरी कर रहा है, एक साथ बनाते हैं। तो अगर आप एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएगा। चलो थोड़ा सा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ए
इज मोर वोलाटाइल। इसका मतलब क्या है कि पी नॉट ए जो है वो ज्यादा है पी नॉट बी से। तो ये मैंने मान लिया है, ऐसे रैंडम मान लिया, वैसे नहीं कि ए को ही मानना है, आपकी मर्जी, बी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसको एक बार कमिट कर दिया कि ये ज्यादा है तो फिर आप इसको ज्यादा लेके ही चलो। ये नहीं कि अब हमारा मन कर रहा है बी, नहीं, डिसाइड कर लो। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि ए ज्यादा है बी से। तो अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, इधर हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शंस और इधर लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इधर वेपर प्रेशर लिख रहे हैं, इधर हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अब एक ना बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे। क्या बढ़िया चीज है? अगर मैं एक्सए के रेस्पेक्ट में बात करूं, मैं जब कह रहा हूं कि एक्सए 0 है, तो इसका मतलब एक्स भी 1 है। भाई दोनों का सम तो दोनों मिला के तो 1 ही रहेगा ना, मोल फ्रैक्शन लिख रहे हो आप तो अगर एक्स से जहां 0 वहां एक्स भी 1 होगा, जहां एक्स भी 0 है वहां एक्स से 1 होगा, या जहां एक्स से 1 है वहां एक्स भी 0 होगा। ये कोई लाइन रहेगी? अब एक बात बताओ, एक एक का बनाते हैं, एक्स की बात करते हैं। कह रहे हो कि एक्स से स्टार्टिंग में क्या है 0, तो जो कुछ प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा। भाई बी तो 1 है, तो मान हमने कह दिया ना कि पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, तो चलो ये यहां पे मान लेते हैं हम पी नॉट। अगर मैं सिर्फ ए का ग्राफ बना रहा होता, सिर्फ ए के लिए ग्राफ बना रहा होता, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब एक्स से 0 है, सॉरी ये पी नॉट ए नहीं पी नॉट बी होगा, क्योंकि अपन ए को तो 0 ले लिए ना। अगर हमारा ए 0 है तो बी हो, जो प्रेशर आएगा इसका आएगा पी नॉट बी। और अगर हम यहां बात करें कि एक्स से जब 1 है तो कितना प्रेशर होगा टोटल? पी नॉट। देखो हमने इसको ऊपर लिखा इसलिए क्योंकि हमने मान लिया है ऊपर है, ठीक है। अब अगर ग्राफ बनाए, हम कहें कि हमें ए का बनाना है, तो ए का ग्राफ क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर हम बी के ग्राफ की बात करें तो क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा बन जाएगा। बस समझने की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, कम वोलेटाइल लिक्विड में ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड मिलाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कम की जगह पे ज्यादा वाला आ जाएगा, ज्यादा प्रेस करेगा, ज्यादा बनेगा, ज्यादा प्रेशर आएगा, है कि नहीं? वही दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, देन यू विल सी यार, क्या वो ये बात समझ में आ रही कि ये जो ग्राफ बनाया है ये पी टोटल का है या पी एस का है, जो है एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, इसी का है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे लेगा? अच्छा अगर यहां पर भी अगर हम निकालें ना, मतलब यहां पे भी स्लोप निकालें, मतलब यहां पे इसका थीटा देखें, मतलब थीटा है हमारा, तो ये तो तुमको समझ में आ रहा है, ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हिस्सा 1 ही है, ये कितना है? क्या हम कह सकते हैं कि ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है? बताइए। अगर ध्यान से देखो तो मैं एक्स से 0 से शुरू किया हूं 1 की तरफ। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, कहां चला गया? ये वाला देखिए आप, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जो स्लोप जो एक्स के रेस्पेक्ट में बन रहा है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है। क्या स्लोप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है? सीधी सी बात है, जब आपने लिखा पी एस इज इक्वल टू एक्स ए
पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। देखो यहीं से शुरू हुआ है ना। जब एक्स बी के रेस्पेक्ट में आप लिखोगे, देखो दूसरी लाइन बनेगी वो, तो एक्स बी के रेस्पेक्ट में अगर आप लिखोगे तो मतलब दूसरी का इसी वाले ग्राफ को अगर देखोगे तो आपने यहाँ पे, चूंकि आपने एक्स बी को पहले इधर 1 माना है उधर 0 माना है, तो यही लाइन बन जाएगी। इसको इधर 0 लिखोगे उसको 1 लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बी है वो कम है और एक्स से वो ज़्यादा है, तो उल्टा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अभी जो आप बना रहे हो इसके हिसाब से कि एक्स और एक्स बी दोनों साथ में चल रहा है, ठीक है, तो आपके समझ में आना चाहिए कि ये जो टोटल ग्राफ है ये किसके लिए बना है। इट इज फॉर आइडियल सोल्यूशन, इट इज फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। किसके लिए आएगा, आइडियल सोल्यूशन के लिए आएगा। अब यहां पे देखो, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भाई पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये थोड़ी सी समझ लेते हैं, फिर तुम्हें ये टेबल दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, थोड़ा समझ लेते हैं। क्या समझना है, मैंने भी कहा था कि भाई 3 चीजें हो सकती हैं। एफ ए जो है वो एफ ए बी के इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एफ ए जो है वो कम हो सकता है एफ ए बी से, या क्या हो सकता है, एफ बी जो है वो कम हो सकता है एफ ए बी से, या ऐसे भी हो सकता है कि एफ ए ज्यादा हो एफ ए बी से, और ऐसे कह सकते हैं कि एफ बी भी ज्यादा हो एफ ए बी से, है ना, हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी बात मान लेते हैं, इस केस की हम लोग डिस्कशन करते हैं एंड देन तुमको कंडीशन लिखवाते समझाते हैं। पहले ए के चारों तरफ ए के मॉलिक्यूल थे, समझ लीजिए इसमें सब ए है, तो ए के चारों तरफ ए के ही मॉलिक्यूल हैं, मतलब सब अपना है, कोई भी इधर उधर से दूसरा नहीं है, ठीक। किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें, हर डायरेक्शन में बराबर फोर्स है। अब क्या हुआ कि ए के बगल में बी आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए के बगल में बी आ गया, तो आपको नहीं लग रहा कि उस पर नेट फोर्स, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ए और ए के बीच में फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू ए बी, मतलब ए जिस फोर्स से ए को खींच रहा था बी उस फोर्स से नहीं खींच रहा, जो ए खींच रहा था जिस स्पीड से उस स्पीड से बी नहीं खींच रहा। ऐसे मतलब ना, जैसे मान लो आप जैसे घर पे हो, आपके पेरेंट्स आपको मान लीजिए कहीं जाने वाले हो, बोले कि पड़ोसी से बोल गए कि भैया हमारे बच्चे का ध्यान रखना, तो पड़ोसी 2 चीज कर सकता है, या वो तुम्हारा उतना ध्यान रखेगा जितना अपने बच्चे का नहीं करता, या बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, खुद ही घुमाने ले चलेगा, चलो तुमको घुमा लाते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ए को कंट्रोल करके रखा था, जो भी रखा था उसने, अब जब बी आया है तो बी जो है वो उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना ए का ए के साथ था, तो उसका बाहर निकलना आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, आसान होगा, कम फोर्स तो निकलना आसान। अब जब निकलना आसान है तो वेपर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं भाई सब आइडियल कंडीशन है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेशर पहले के रिस्पेक्ट में क्या है, जो आना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये चीज के साथ भी आएगी, लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं ए और ए उल्टा है, मतलब तुम्हारे घर वाले तुमको हो सकता है कि पार्क वार्क घूमने जाने देते रहे होंगे, पड़ोसी ने बोला कि नहीं घर में रहो, बाहर मत निकलना, तुम्हारे पेरेंट्स हमको बोल के गए हैं कि कहीं जाने मत देना,
छत पे भी नहीं जाने दे रहा तुम्हें, मतलब बी का एक नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए दो केसेस बन सकते हैं कि वेपर प्रेशर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा अगर प्रेशर आ जाएगा तो क्या बोलोगे उसको, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर जितना आना था उससे कम आ गया तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ना, तुमको हम एक वीडियो दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ना इथेनॉल है और एसीटोन है, ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो इसे मान लीजिए ये इसमें इथेनॉल था और इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीच में होगी। दिख रहा होगा आपको, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको। अब क्या हो रहा है, आपने इसमें एसीटोन मिलाया है, ठीक। अब देखो जब आपने एसीटोन मिलाया है, देखो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डायपोल। इथेनॉल के अंदर भी डायपोल था, लेकिन बहुत स्ट्रांग था। क्यों स्ट्रांग था, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अब हुआ क्या है कि जब ये आपने मिलाया है इसको, अगर ये मिल गया है, मिक्सिंग हो गई है, अगर मिक्सिंग हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है इथेनॉल मॉलिक्यूल के पहले चारों तरफ कौन सा मॉलिक्यूल था, इथेनॉल था। अभी इथेनॉल मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या हो जाएगा भाई, कुछ तो आया होगा एसीटोन का मॉलिक्यूल जब मिक्सिंग हुई है, तो इथेनॉल मॉलिक्यूल के चारों तरफ में कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एसीटोन के हो जाएंगे। ऐसे जब एसीटोन अकेला था, यानी प्योर फॉर्म में था, तो एसीटोन के चारों तरफ किसके मॉलिक्यूल थे, एसीटोन के मॉलिक्यूल थे। अब जब आपने इथेनॉल में मिक्स किया है तो एसीटोन के चारों तरफ एसीटोन के भी रहेंगे और साथ साथ में क्या रहेगा, इथेनॉल के भी रहेंगे। अच्छा, इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एसीटोन के बीच में केवल डायपोल इंटरेक्शन था। तो जहां पर इथेनॉल के बगल में एसीटोन आएगा, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट नहीं जाएगी। वो चीज यहां पे आप समझ सकते हैं। देखो अभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में एसीटोन का मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे अप्रोच करेगा, देखो ये जो बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑब्वियस सी बात है ये दूर करेगा तो ये टूटेंगे तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। से मान लीजिए हमने कहा ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन फिर जो भी उसका एच है भाई, इसका जो ऑक्सीजन है, जो एसीटोन का ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, और ये जो हाइड्रोजन होगा, इथेनॉल वाला जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बन सकता है। तो इसलिए एक नए बॉन्ड बनेगा, नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगे। देखो यहां पे ये शो करने की कोशिश की है, ये ना वीक है, इसकी लाइन थोड़ा पतला बनाया है इसीलिए कि दिखे कि यहाँ एक कमजोर फोर्स है, और इसको मोटा बनाया है ये दिखा के स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो यहां पहले इथेनॉल के बीच में क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एसीटोन के आने की वजह से एसीटोन और इथेनॉल के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जितना वहां था। अगर ऐसा हुआ तो तुमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ा, वीक बॉन्ड बनाया, तो एनर्जी रिलीज कम हुई, एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, तो अल्टीमेटली प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। आप एनर्जी ले जाते और एमिट कम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो खा गए तुम। ये तरीका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में समझने का, बट इसको ना दूसरे से समझ सकते हो। इथेनॉल के बीच में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा पास थे, ध्यान सुनना मेरी बात, ज्यादा पास थे। एसीटोन और इथेनॉल के बीच में जो एसीटोन और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है। आपको लग रहा है जितना पहले क्लोज रहे होंगे अभी उससे ज्यादा तो दूर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो दूर ही होंगे ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हुआ है तो ऐसे दूर जाएगा,
कौन लेके गया है दूर? कोई लेके गया है? खुद ही ना हो रहे हैं। और अगर खुद हो रहे हैं तो खुद वर्क भी कर रहे होंगे, खुद वर्क कर रहे होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक होगा कि नहीं होगा? आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि पहले पास पास से दूर दूर होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इतना हो, ये पास पास थे, अब थोड़ा दूर दूर कर दिए, तो जो वॉल्यूम है, जो ले रहे थे कि बी प्लस बी कर देंगे, अभी आपको नहीं लग रहा तो दूर हो गए हैं, तो जो वॉल्यूम एक्चुअल में होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो दूर हुए ना ये समझ में आएगी नहीं? इसीलिए अगर आप यहां देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा हम फोर्स और एनर्जी टर्म में समझाने की कोशिश किए तो आपको समझ में आएगा। बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुए, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा इसका? अगर हम बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा इसका? डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा पहले के रेस्पेक्ट में, जो पहले था उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फिर एसीटोन के मॉलिक्यूल आए जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटा, नए बॉन्ड फॉर्म हुए तो थोड़ा दूर दूर बने, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया तो ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब ही किया है, और क्या करेगा? रिलीज कम किया है, नए जो बॉन्ड बनाया, नए इंटरेक्शन जो हुआ उसके बीच में, उसके बाद में कम एनर्जी रिलीज हुई तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर गया, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो वॉल्यूम हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जितना आना चाहिए उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इन सब को मिला के जो मतलब जो भी डेटा आता है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंक्रीजेज। जब प्यार कम होगा तो दूरी बढ़ जाएगी, प्यार ज्यादा होगा तो दूरी कम होगी। तो सेम कहानी है, ये चीज मैं तुम्हें यहां समझा रहा था कि भाई अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा तो पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घटेगा तो जो प्रेशर होना चाहिए ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ये पूरा टेबल है, ये पूरा कंटेंट है जो हम लेके चल रहे हैं, जो तुमको पहले सिखाया कि अगर आप देखो ध्यान से तो टोटल प्रेशर जो होगा आइडियल सॉल्यूशन केस में क्या होगा? एकदम राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है, सब फोर्स बराबर, डेल्टा मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी लेस देन जीरो। जो बताया था कि एंट्रोपी बढ़ेगी और डेल्टा जी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। अब अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी जो हम सोच रहे थे उससे सम करो, टोटल प्रेशर जो आएगा वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताई दिया तुम्हें। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? खुद करो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम आएगा ना कुछ। डेल्टा एच मिक्सिंग आप कह रहे हो एंडोथर्मिक है, दूर हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप कहोगे सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उसकी वजह से कम मूव कर पाएगा। अरे उतना इफेक्टिव नहीं है वो, आप वॉल्यूम बहुत बढ़ा रहे हो, उसको बहुत जगह दे रहे हो घूमने की, समझे? आप किसी बंदे को कमरे में बंद कर दिए, बोलो तो जो चाहे वो कर लो, इसके बाद बोला आप क्या कहते हैं इनको मॉल में छोड़ देते हैं, बड़ा एरिया वहां पे दे दिया, बोला कि कंडीशन है यहाँ पे आप ऐसी कोई हरकतें नहीं करोगे जो अकेले कमरे में कर रहे थे। हो सकता है कुछ कंडीशन दे रखी है तुम्हें, तो कौन सा पसंद करेगा भाई? एरिया में घूमेगा वो, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, एक फ्लोर दो फ्लोर या कमरे में तो एक कमरे में रहेगा। तो कंडीशन अप्लाई किया आपने, प्रोवाइड कर दिया तो एंट्रोपी बढ़ेगी, घटती नहीं है, चाहे पॉजिटिव डेविएशन चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, कुछ भी हो। और यहाँ तो पॉजिटिव डेविएशन है तो वैसे ही फैल के घूम रहा होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी मिक्सिंग हो रहा है काम तो नेगेटिव ही होना है।
सिमिलरली नेगेटिव डिवीजन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, पास आ गए, कोई लेके आया अपने मन से ही आए हैं, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन 0, बट डेल्टा जी तो पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, एंड डेल्टा एस बढ़ेगा, एंट्रोपी, एंट्रोपी तो बढ़नी है उसकी। ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये तुम्हें ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, और ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि कब पॉजिटिव डेविएशन होता है, कब नेगेटिव डेविएशन होता है, कब कभी से। अभी मैंने एक एग्जाम्पल जो दिया है, ये वाला एग्जाम्पल दिया तो मैं अल्कोहल एसीटोन वाला। ठीक है, देखो जहां जहां पर दोनों एक टाइप के हैं, लगभग लगभग एक जैसे, जैसे आपने कहा कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, तो मास में अंतर है, लेकिन मतलब पोलरिटी एक जैसी है, मतलब थोड़ा सा अंतर है। तो अगर आप वहां बात करोगे ना, तो वहां थोड़ा आइडियल के बारे में सोच सकते हो। जैसे आपने कहा बेंजीन टॉलवेन, तो आप सोच सकते हो चलो हाँ ठीक है, लगभग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर है। देखो अंतर मैं पहले कह रहा था, एग्जैक्ट परफेक्ट आइडियल कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस हाँ उसके आसपास है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लिक्विड अब सेम नेचर, जैसे लिखा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, टॉलविन एंड बेंजीन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एक CH2 ज्यादा कर देने से कितना ही फर्क पड़ेगा, या CCl4 ले लिया, SiCl4 ले लिया। पॉजिटिव डिवीजन में क्या होगा ना, एक में ज्यादा, तो जब मिलाओगे ना तो अल्टीमेटली जहां जिनके बीच में ज्यादा है वो बीच में घुसेंगे, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव डिवीजन आ जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, CHCl3 में आपको समझ में आ रहा है इसकी भाई, CHCl3 के अंदर अच्छा खासा ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। और CCl4 जहां जहां पे CHCl3 के बीच में CCl4 घुसेगा, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फैल जाएगा। H2O ROH अच्छे से पता है आपको कि पानी के अंदर H2O की अगर आप बात करोगे तो H2O में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एक H2O मॉलिक्यूल में कितने बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन 4 बनते हैं। और एल्कोहल में कहां बनेंगे, कम ही बनेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही हो जाएगा, फैलना ही तय है उसका। ऐसे ही सारे एग्जांपल होते हैं, एल्कोहल एसीटोन का हो गया, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन हो गया, एल्कोहल और CCl4 हो गया, Cl2 एसीटोन हो गया, बेंजीन एंड एसीटोन हो गया। बेंजीन एक नॉन पोलर हो गया, एसीटोन थोड़ा पोलर है। और नेगेटिव डेविएशन तो बहुत सिंपल है, ऐसे समझो, जिसको भी जिसमें मिलाओ हीट निकले। इसमें तो एग्जांपल, जितने भी एसिड हैं, किसी भी एसिड को पानी में डाइल्यूट करोगे ना, हीट इवॉल्व होती है। आपको शायद पता हो, लैब में कभी आपने टेस्ट वगैरह करा हो तो आपको समझ में आता होगा कि आप ना जैसे टेस्ट ट्यूब में आप एसिड लेके पानी मिलाते हो या पानी में एसिड मिलाते हो, पता है उसमें कहा जाता है सब, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि पानी में एसिड नहीं मिलाते हैं, वो इतनी तेज से हीट प्रोड्यूस करेगा कि आपकी टेस्ट ट्यूब फट सकती है और आप हर्ट हो सकते हो। उल्टा रहता है, ऐसे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा हाइड्रेट होता है, गर्म होता रहता है, थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब डेविएशन क्या, नेगेटिव। अब देखो कि इसमें एग्जांपल में ये होगा H2HNO3 H2HCl, बाकी भी है वो भी देख लेते हैं, H2 एसीटोन, एसिटिक एसिड पिरिडीन, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, CH3 ईथर, H2SO4 एंड H2O। तो मैं तो सिंपल सी बता रहा हूँ, जहां पर एक ना बहुत ही स्ट्रांग है, दूसरा उतना स्ट्रांग नहीं है, या आप कह सकते हो रिएक्शन टाइप का हो रहा है, हाइड्रेशन तगड़ा हो रहा है, तो ये इस तरह का नेगेटिव डेविएशन शो होता है। ठीक है भाई, H2O और HNO3, H2O में तो है ये H प्लस दे देगा, वो H प्लस देगा, हाइड्रेट कर जाएगा। ठीक है, देखो हाइड्रेट का इसका मतलब ये नहीं कि रिलीज होगी ही होगी, बट हमें पता है कि अगर एसिड को हम पानी में मिलाते हैं तो हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो अपन अगर बात करें यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के रेस्पेक्ट में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन में अगर हम कहते कि
जैसे मान लो ये है, ये हमारा ग्राफ आना चाहिए था, मान लेते हैं ए के लिए, ठीक है, ये हमारा ए के लिए आना चाहिए था, तो हमारा पी नॉट ए आएगा। अब आप कह रहे हो कि जो होना चाहिए वो नहीं होगा, मतलब अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो जो पी ए होगा वो एक्चुअली में पी नॉट ए एक्स ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वो तो फिर ऊपर ऊपर से बनेगा। ऐसे अगर बी का बनाते तो वो भी ऊपर ऊपर से बनता। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करके एक साथ लिखूं, जैसे जो बनाए थे हमने ग्राफ जो बनाए थे उधर, अगर उसको लिखा जाए ऐसे, मतलब ये आना चाहिए था ए के लिए, ये आना चाहिए था बी के लिए, बट आएगा क्या, इसकी बात करेंगे तो कंडीशन लगाई थी आइडियल सॉल्यूशन में जो बनाया था आपने, उसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ आना चाहिए वो ग्राफ परफेक्ट कर्व नहीं होता, हाफ सर्किल, ध्यान रखियो, ये हाफ सर्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर वेपर प्रेशर और इधर हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने मान लिया था पी नॉट बी, ये वाला हमारा आ गया पी नॉट ए। तो जो आना चाहिए उससे क्या आएगा प्रेशर, ज़्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन, और कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव समझा दिए तो मैं कौन सा आइडियल सोल्यूशन होता है, कौन सा नॉन आइडियल कब होंगे, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के बीच में वो नहीं होगा जो होना चाहिए। मतलब क्या चाहिए, सब एक जैसा होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है, कुछ तो गड़बड़ होगा ही। तो एक चीज़ है, अगर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, पास आ गए, पास आए तो एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, नेगेटिव डेविएशन। दूर गए तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, यानी कि एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट।